और ग्राफोलॉजी का जब मैं रिसर्च कर रहा था 7 साल तक, मुझे पता चला कि एक्चुअली कोई भी बच्चा है 7 इयर्स तक वो मैटरनल मतलब मम्मी के कॉन्सेप्ट से ही चलता है, मम्मी की एनर्जी से ही चलता है, एक फेमिनिन एनर्जी के साथ ही चलता है, तो उसकी टोनैलिटी भी फेमिनाइन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो स्कूल में जाता है उसके अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो ये डे टू डे लाइफ में भी आप देखना, चाहे ऑटो वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो, उसमें ये डिफरेंस तो 100% है कि आपकी टोनैलिटी, आपके शब्द, उसकी टोनैलिटी, उसके शब्द, ये दोनों अगर ट्यूनिंग में मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। और कहीं पे वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। लोकल ट्रेन में भी ऐसा ही है कि कभी किसका धक्का लग गया और किसने हार्शली बात कर ली तो तू मैं से लड़ाई तक भी पहुंच जाते हैं हम लोग। इज इट राइट? आप देखो कि फीमेल के अंदर भी कभी गुस्सा चढ़ जाता है तो उसकी वो सॉफ्ट टोनैलिटी चली जाती है और वो मस्कुलिन टोनैलिटी एक्टिवेट होता है। तो इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो मेल को ईगो हर्ट हो जाता है कि तूने इतने हार्शली कैसे बात किया, इतनी ऊंची आवाज़ में बात कैसे किया। इज इट राइट? मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में भी कभी भी ऐसे बातें होती है तो दोनों का पिच हाई हो जाता है। इज इट राइट? तो ये हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि हम कब शब्द से हट जाते हैं, टोनैलिटी से हट जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चला। हम जब ब्रेथ पे बहुत रिसर्च कर रहे थे, ब्रेथ पैटर्न पे बहुत रिसर्च कर रहे थे, तब पता चल रहा था कि जब सांसें ऊपर की अवेयरनेस के साथ चल रही है, जब हम बातें करते हैं तो हम बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, और जब हम बातें बहुत नीचे के चक्र से करते हैं तो बहुत हार्शली टॉक करते हैं, बहुत हार्डली बात करते हैं। आपने देखा होगा पंजाबियों में नॉर्मली ऐसा होता है कि उनके अंदर फायर एलिमेंट बहुत है तो सॉफ्टनेस कम होती है। मतलब फीमेल्स में भी आप वो मस्कुलिन कम देखोगे, मस्कुलिन ज़्यादा देखो, फेमिनिन एनर्जी कम देखोगे आप। देखा है कि नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था कि मैक्सिमम उनके जो मेल पार्टनर होते हैं ना वो आर्मी में चले जाते हैं मैक्सिमम, उनको घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, तो वो मस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। इज इट क्लियर? मतलब कुछ कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ पे ऐसे हो जाता है, राइट? मैंने शुरुआत में साउथ की बात क्यों की, क्योंकि साउथ में भी ऐसा होता है कि पूजा पाठ, रिचुअल, धर्म की क्रियाएं ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग जो फीमेल्स है ना वो पंडितों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पुरोहित है ना, प्रीस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उनकी जो मंत्र चैंटिंग होती है ना वो उनकी जो अंदर जाती है ना, तो उनके अंदर भी वो मस्कुलाइन टोनैलिटी से बाहर आती है। ये डिफरेंस देखा? क्योंकि फीमेल्स तो भक्ति भाव रहती है, मतलब हार्ट वाली भक्ति भाव, शब्द वाली भक्ति फीमेल्स में नहीं होती है, ये तो मेल्स के अंदर ही होती है। इज इट क्लियर? तो काफ़ी ऐसे रिसर्च हमने ऑरा के माध्यम से किया है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप ऑफ द पीपल का ऑरा देखते हैं ना हमें समझ में आता है ये ब्लू ऑरा है मतलब मस्कुलिन ज़्यादा है, ये पिंक है मतलब फेमिनिन ज़्यादा है। तो हमें इसको शिफ्ट करने को आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। और वही आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम उसको शिफ्ट किया जाए, बिकॉज जहाँ पे हमें फेमिनिन एनर्जी यूज़ करनी है वहाँ पे करनी ही करनी है। गलती से अगर मस्कुलिन यूज़ हो गई तो हमारा काम खत्म हो जाता है ना? काफ़ी बार झगड़े होते तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे, ऐसे है ना, इसमें इतनी ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत है, हार्शली बोलने की क्या ज़रूरत है। इज इट क्लियर? तो वो चीज़ हमने कभी एक्नॉलेज नहीं की कि शब्द की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया। इज इट राइट? मतलब द्रौपदी ने एक छोटा सा क्या अपमान कर दिया दुशासन का या दुर्योधन का, पता ही नहीं था कि इतना कभी बड़ी महाभारत होने वाली है। इज इट राइट? भीष्म का कभी पता ही नहीं चला कि वो शब्द के इतने वचनबद्ध थे कि उनको मतलब अगेंस्ट ही युद्ध करना पड़ा। इज इट राइट? तो डोंट यू थिंक द होल वर्ल्ड रन्स ऑन द वर्ड्स, स्पीच एंड टोनैलिटी। इज इट क्लियर? मतलब ग्रामर में कभी इतना स्कूल में सोचा नहीं था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इतना लाइफ में प्रॉब्लम होगा, कभी इतना सोचा नहीं था। ऐसे लगता है जैसे चल रहा है चलने दो। इज इट राइट? लेकिन पूरी जो बोलते हैं ना, द फाउंडेशन ऑफ क्राइसिस, द फाउंडेशन ऑफ डिसऑर्डर, द फाउंडेशन ऑफ कियोस इज ओनली दिस टू एनर्जीज।
where you have not used it properly. Is it clear? और जितने आदमी इवॉल्व होता है ना, जितनी आदमी की चेतना कॉन्शियसनेस ऊपर आती है ना, वो धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट एंड साइलेंट हो जाता है। ये आपने नोट किया है? बहुत कम बोलते और जितना बोलते ना प्यार से बोलते वो लोग। इज इट राइट? आप ये लेबर वर्क को देखो, जो भी ये जो मजदूर वर्कर होते हैं बहुत बोलते हैं वो लोग और हार्शली बोलते हैं। इज इट राइट? जो भी लोग बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना उनकी टोनैलिटी बहुत हार्श होती है, क्योंकि नीचे से आवाज आती है ना। मैंने शुरुआत में समझा ना, नीचे के चक्रों में एनर्जी होती है, ऊपर के चक्र में कॉन्शियसनेस होती है। इज इट क्लियर? तो हमें वो शिफ्ट करने को आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली उनके अंदर बहुत फर्क है। अब जो लोग हठ योगा करते हैं उसमें भी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जो लोग क्लासिकल योगा करते हैं उसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं मतलब अल्फा लेवल की, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। जो लोग थीटा लेवल की करते हैं उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। अगेन जो लोग डेल्टा लेवल की करते हैं उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। आप मुझे बताओ, ये कभी आपने नोटिस किया है? ये चीज़ें कभी आपने नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये फैक्ट की बात है। सो आपका ब्रेथ ही आपको चेंज कर सकता है। इसलिए बीच में दो ही चीज़ें बोलते हैं, थोड़ा पॉज लो या पानी पियो। ये दो ही चीज़ें हैं जो उसको डाइल्यूट कर सकती है ना। जैसे झगड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा पानी पी ले, अरे थोड़ा शांति से बैठ, 2 मिनट आराम कर, साइलेंट रहे, बाद में बात करते हैं। इज इट राइट? तो उससे क्या होता है, जितना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में ज़्यादा जाता है ना, हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, और जितना ऑक्सीजन कम मिलता है ना उतनी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखना मेल्स को ना ब्रेन हेमरेजेस ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स को ब्रेन हेमरेजेस नहीं होते। फीमेल्स को लो ब्लड प्रेशर होता है, मेल्स को हाइपरटेंशन होता है। ये नोटिस किया आपने? मतलब बीमारियों के भी कारण इसी से शुरुआत होती है। इज इट ओके? अब कैसा है कि किसी के अंदर डायबिटीज है, उसका मतलब उसका पेनक्रियास के जो सेल्स है वो बर्न हो रहे बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ फायर। जैसे मैं हमेशा अपने पुराने टॉक में भी मैंने कहा, पंडित लोग जो होते हैं ना दिन रात जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके अंदर कितना एंगर होता है, कितना इरिटेशन होता है। चलो हटो इधर से, निकलो बाहर, चलो लाइन में खड़े रहो। इज इट राइट? उनको ही डायबिटीज ज़्यादा होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं। तो सारा खेल कहाँ पे है कि जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई उसके अंदर अच्छी हेल्थ क्रिएट होती है, अच्छी हीलिंग हो जाती है। समझ में कि नहीं? उसका इनर चाइल्ड एक्टिवेट रहता है, उसके अंदर का हार्ट चक्र एक्सपांशन होता है, और उसके अपर कॉन्शियसनेस एक्सपांशन होती है। मतलब कितना एक शिफ्टिंग वाला कॉन्शियसनेस है। इज इट राइट? शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, चंद्र नाड़ी के साथ ज़्यादा रह सकते हो ताकि आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रहे। लेकिन ओवर अगर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा, स्लिप का प्रॉब्लम होगा, ड्रीम्स ज़्यादा आने लगेंगे। इज इट राइट? और छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, फियर बढ़ जाएगा। इज इट राइट? अगर ओवर फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई तो। ओवर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई तो जैसे रावण का ईगो बढ़ गया, आपने देखा होगा, है ना। आप देखते हो काफ़ी ऐसे घरों में हम देखते हैं कि जो मेल पार्टनर्स होते हैं थोड़ा ड्रिंक लेने के बाद हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इज राइट? नॉर्मली लेबर वर्कर्स में ज़्यादा ये होता है कि नहीं? क्योंकि जैसे ड्रिंक लेते हैं वैसे मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है, फायर बढ़ जाता है अल्कोहल के वजह से। तो अंदर जो भी सबकॉन्शियस में भरा पड़ा है, जो अनहील पार्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो गालियों के रूप में बाहर आता है, या हाथापाई करते हैं, वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथापाई करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती कहाँ है? इट्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन। हम लोग काफ़ी बार वूम रिग्रेशन करते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि मदर के अंदर 9th मंथ में ही ये सब गड़बड़ होती है और कहीं नहीं होती है। कहाँ पे फेमिनिन का एक्टिवेशन, कहाँ पे मस्कुलिन एक्टिवेशन, सारा मदर के वूम में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी हमेशा मायके में करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहती है, मस्कुलिन कम रहती है। बिकॉज घरों में काम करने के वजह से ना उसको मस्कुलिन एक्टिवेट रखना पड़ता है ससुराल में, लेकिन अपने मायके में वो हमेशा फेमिनिन एनर्जी के साथ रहती है। बिकॉज लव, कंपैशन, कैरिंग, प्रोटेक्शन, बहुत कुछ मिलता है। इज इट क्लियर? आप फर्स्ट चाइल्ड में जो मदर के यहाँ बॉर्न होता है, सेकेंड चाइल्ड जो
इन लॉज के यहाँ बॉर्न होता है, उसमें डिफरेंस देखना, बहुत डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये ओरिजिन है सब, इट्स अ रूट कॉज। आप ऐसा मत सोचना बस अभी मुझे सिंबल यूज करना है और मुझे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। यू ट्रैक योर ओरिजिन, आप सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो कि मेरे अंदर ये कहाँ से आया, मेरे फादर से आया, मदर से आया, दादा से आया, दादी से आया, और वो डीएनए में अगर करेक्शन नहीं हुआ ना तो आपका कभी वननेस नहीं आएगा। इज इट क्लियर? वो वननेस आने के लिए ना पहले वो अंदर तक जाना होगा और जहाँ से देखना होगा ये कहाँ से ये गुण आए मेरे अंदर, ये संस्कार कहाँ से आए, ये टोन कहाँ से आई, ये शब्द कहाँ से आए। इज इट राइट? तो ये चीज़ों को जब आप करेक्शन करेंगे ना, मे बी रिग्रेशन के थ्रू या जो भी प्रोसेस के थ्रू, तो डेफिनेटली फिर आपका वो शिफ्ट देख पाओगे आप, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट। इज इट क्लियर? अब मैं थोड़ा आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे डिटेल में समझाता हूँ, फिर हम सिंबल्स के इसमें जाएंगे। इसलिए आजकल देखते हो ना कि जितने भी रिलेशनशिप क्राइसिस होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जीज के वजह से। अदरवाइज तो रस्में कसमें तो सब खा लेते पहले कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जो शब्द का वार होता है ना, युद्ध होता है ना, वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी को ना ड्रेन कर देता है। और उसके वजह से आप देखो ये दो एनर्जीज कैसे हमारे साथ लड़ती झगड़ती है करके। इसलिए अगर आप शिवलिंग के ऊपर देखोगे ना, एक ही नाग है, दो नाग नहीं है, एक ही नाग है। वो नाग कहता है बी इन द वननेस, ना चंद्र में ना सूर्य में, बी विथ योर कॉन्शियसनेस एंड बी विथ योर अवेयरनेस। तो लिंग के ऊपर नाग है ना, इज इट राइट? तो दैट इज योर अवेयरनेस। जहां ये अवेयरनेस छूट गई ना तो आप चंद्र या सूर्य में चले जाओगे और फिर आप मोनोटोनस हो जाओगे, उसी नाड़ी के साथ आप ज्यादा जीना शुरू करोगे। तो आपको नहीं लगता दूसरे को तकलीफ होगी? फ्रेंड्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, लिव इन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जहाँ पे गठबंधन, जहाँ पे शादियों के फेरे हो जाते हैं, उसके बाद में दोनों एनर्जीज का एक फ्रिक्शन 24/7 होता है। इज इट राइट? तू क्या मुझे सिखाएगी, तू क्या मुझे सिखा रहा है, ऐसी बातें होती है क्योंकि रिलेशन का टाइप हो गया ना। इज इट क्लियर? उसमें प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है बिकॉज अब फीमेल में मस्कुलाइन ज़्यादा है, बिकॉज वो काम करती है, जॉब करती है, एजुकेशन लिया उसने, राइट? अब मेल्स में ऑलरेडी मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। इज इट राइट? तो आप सोचो अगर एक ही घर में एक एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो आपको नहीं लगता प्रॉब्लम होगा? दोनों का अनहील पार्ट है। फीमेल्स के अंदर मस्कुलाइन डेवलप्ड हो रहा है, मेल्स के अंदर ओवर डेवलप्ड हुआ है मस्कुलाइन एनर्जी। तो दोनों प्रॉब्लम वाला है कि नहीं? फीमेल्स को अपनी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और मेल को अपनी मस्कुलाइन को ट्रैंक्विलाइज करना पड़ेगा। ये डिफरेंस समझ रहे हैं आप? और ये अगर सही में कोई कर गया ना, मैं नहीं समझता उसकी कभी भी इश्यूज होंगे रिलेशनशिप में, ये बट नेचुरल है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। हमेशा फादर को डॉटर पसंद आती है कि नहीं, और मदर को सन पसंद आता है कि नहीं? क्यों? इसका भी सिंपल साइंस है, क्योंकि फादर को ना प्योर फेमिनिन एनर्जी चाहिए और डॉटर से बढ़कर और कोई दे ही नहीं सकता। इतना तो वाइफ भी नहीं दे सकती है, बहन भी नहीं दे सकती है। इज इट क्लियर? तो इसलिए फादर को डॉटर हमेशा पसंद आती है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और मदर को भी ना प्योरली मस्कुलिन डिवाइन एनर्जी चाहिए और वो सन ही दे सकता है। इज इट राइट? लेकिन अटैचमेंट के वजह से ना ये दोनों गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि सामने वाले बच्चे को पता चल जाता है कि अटैचमेंट है तो वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। चाहे मेल चाइल्ड है तो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। कितना देखो छोटी बात है, कितनी सेंसिटिव बात है, और पूरी लाइफ में यही चलती है। डॉटर हमेशा क्या बोलती है मदर को? तुम मुझे ताने मारती है, भाई को तो कभी कुछ बोलती नहीं है। इज इट राइट? भाई हमेशा फादर को बोलता है तुमने दीदी को, सिस्टर को चढ़ा के रखा है करके, ताने तो मुझे ही मारते रहते हो। इज इट राइट? क्योंकि दो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, फादर एंड सन। इज इट राइट? डॉटर एंड मदर क्लैश हुआ कि नहीं? देखो कितनी जबरदस्त बात है ये। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि राइट फ्रॉम आवर होम, घर से ही ये सारी चीजें शुरुआत होती है।
बचपन से ही शुरुआत होती है। इसलिए बाद में ना जब बच्चे देखते हैं कि फादर मदर कभी भी अच्छे से प्यार से नहीं रहते ना, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी ना मस्कुलिन फेमिनिन का इम्बैलेंस तो बना ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं फादर मदर को ऐसा है। और फॉरेन में क्या होता है कि वो लोग अटैच्ड नहीं रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना तो इमोशनल रहते हैं ना तो अटैच रहते हैं, ना तो बच्चे अटैच रहते हैं ना तो बड़े अटैच रहते हैं, ना तो इमोशनल रहते हैं। तो वो सारे लेफ्ट ब्रेन से जीते हैं और सारे लॉजिकली जीते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आज जब लोग कहते हैं ना कि हमारा ये यंग जनरेशन वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी धार्मिक लोगों को जो सनातन धर्म की बात करते हैं उनको बहुत हर्ट होता है कि आजकल के जनरेशन में कल्चर नहीं है कि नहीं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जितनी एजुकेशन उनकी लोगे क्वालिटी भी तो उसी की आएगी, सिलेबस भी उसी का पढ़ रहे हो, किताबें भी उसी की पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी उन्हीं का है। कोई संस्कृत की एग्ज़ाम तो है नहीं, कोई धर्म की गीता बीता तो कोई पढ़ाई तो कर नहीं रहा है। इज इट क्लियर? तो आप सोचो ना ये चीज़ें कैसे धीरे धीरे गायब होते जाती है इस जनरेशन में। एक तरफ से वो अंकल आंटी का वननेस का कॉन्सेप्ट है और एक तरफ वो वेस्टर्नाइज जो हाईटेक कॉन्सेप्ट है उसके वजह से वो परेशान भी हो रहे हैं। तो ये सब करेक्शन करेगा कौन, मुझे बताओ? हमें ही करना होगा इंडिविजुअल लेवल पे। जब आपके ऑरा में ये चेंजेस आएंगे, आप वही वाइब्रेशंस अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करोगे। ना ब्लू एक्सेस करोगे ना पिंक करोगे, आप ग्रीन ऑरा को एक्सपांड करोगे। इज इट राइट? एंड वननेस का मतलब है यू विल बी इन द वाइट, द हील्ड पार्ट इज ग्रीन एंड वननेस इज वाइट। इज इट राइट? तो जब आप वाइट एनर्जी को इन्वोक करोगे और उसको एक्सपांड करोगे, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी अनहील पर्सन होगा ना, वो धीरे धीरे हील्ड हो जाएगा। हमारी 3 डेज 5 डेज की रिट्रीट में ऐसा ही होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि लोग कब पॉजिटिव हो जाते हैं, कब लोगों के अंदर एंगर गायब हो जाता है, फियर गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता रिट्रीट पे। क्यों? क्योंकि हम पूरे टाइम इंटेंशन वननेस का क्रिएट करके रखते हैं, एक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस 3 दिन 5 दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर ही ना जाऊँ, अनलेस अगर शिरडी के मंदिर का दर्शन करना होगा या वृंदावन बाके बिहारी का या ऋषिकेश की गंगा स्नान, तो मैं बाहर निकलता हूँ, अदरवाइज मैं निकलता नहीं हूँ। बिकॉज वो शिवलिंग में मैंने वो वननेस की एनर्जी को एक्सपांड किया है, तो डेफिनेटली मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये फील्ड आपको घर पे जाके क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको किसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ वननेस की फील्ड क्रिएट करो, वाइट एनर्जी क्रिएट करो, फिर देखो वो घर में कैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई भी चीज़ को ना साइलेंटली ऑब्जर्व करके ही डिफरेंस समझ में आ जाता है कि कैसा है करके। ओके, तो ये आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझ लिया। सेकेंडली है कि जो हमारे गॉड गॉडेसेस है या जो हमारे गुरु है ना, वही हमें गाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली शिफ्ट कहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज जैसे क्रिकेट में कैसे एक एम्पायर होता है, ही इज अ थर्ड पर्सन ना, उसको कोई ये नहीं कि ये जीतेगा कि ये जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु को गॉड गॉडेसेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब भी आप गॉड गॉडेसेस या गुरु का इन्वोकेशन में रहोगे, तो डेफिनेटली आपका अवेयरनेस आपको बताएगा कि इस वक्त किसको करेक्शन की ज़रूरत है। अगर सामने वाले को करेक्शन की ज़रूरत है तो भी हील हमें खुद को करना है। ये मत सोचना हाँ अब उसकी करेक्शन की ज़रूरत है तो वो काम करे, नहीं। बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया उसको ज़रूरत है तो भी करेक्शन खुद को करनी होगी। ठीक है कि नहीं? और जहां आपको लगता है आपकी गलती है, वहां पे तो नो डाउट आपको अपनी एनर्जी का करेक्शन करना है। इज इट क्लियर? बिकॉज हर जगह आपको समझना है इस वक्त आज मैंने 24 आवर्स में कौन से शब्द के इस्तेमाल किए, आज मेरी टोनैलिटी कब हाई पिच की हुई, कब मैं लो पिच में मैंने बात की। इज इट राइट? तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए यहाँ से जाने के बाद, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सिंबल्स टू बात की बात है, पहले तो ये एक्सरसाइज को आपको एक्नॉलेज करना है। ठीक है कि नहीं? आप देखना मैक्सिमम जो भी इश्यूज आपके साथ हुए ना, ये इन्हीं के वजह से हुए। मैं जब यूएस में 2008 में टोनी रॉबिन्स से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख रहा था, एनएलपी सीख रहा था, उन्होंने मुझे बहुत शब्दों के बारे में डिटेल में बताया कि वर्ड्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी तरंगे कैसे किसी को पिंच कर सकती है कि नहीं? उनका कॉल सेंटर पे उन्होंने बताया, मेरे को एक एग्जांपल बताया कि कॉल सेंटर में मे आई हेल्प यू,
ऐसे पूछते हैं, कैन वी स्पीक फॉर 2 मिनट्स। एक छोटे से मतलब एक क्वेश्चन से एक शुरुआत करते फ़ोन कॉल्स की, और हम तो 1 घंटे बात करने के बाद भी नहीं पूछते भाई तेरे पास टाइम है कि नहीं। इज इट राइट? मतलब किसी की ऑरा में घुसने से ना परमिशन लेना पड़ता है, किसी के साथ बात करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इज इट राइट? वो जब गाड़ियां भी चलाते हैं ना तो वो रुक जाते हैं, किसी को जाने देते। इज इट राइट? चाहे दुबई हो या यूएस हो या कनाडा हो, हम तो उसको उड़ाने के बाद बोलते हैं अंधा दिखता नहीं है। तो आप सोचो सामने वाले पे क्या असर होती है। एक तो उड़ा भी दिया, उसको 1.5 महीने का बेड भी दे दिया, ऊपर से बोल दिया अंधा है तेरे को दिखता नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि कैसा है ना, हमने ये चीज़ें कभी सीखी नहीं है। हमने एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, हमें जो भी कल्चरल ज्ञान दिया ना, वो राम का, कृष्ण भगवान ने, जिनका भी, महावीर, बुद्धा का, उनकी एक अलग आइडेंटिटी रखने को दिमाग में रखा कि ये वो लोग होते हैं जो लोग डिवाइनली जीते हैं, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। इज इट राइट? मतलब हमें कभी ये नहीं समझा कि उनकी पर्सनालिटी को हमारे अंदर उतारना है। उनकी जो राम की सॉफ्टनेस है या कृष्ण की जो है वो हमें अंदर उतारना है, या जो राधा की सॉफ्टनेस है वो हमें अंदर उतारना है। इज इट क्लियर? वो हमने अंदर नहीं उतारा, हमने किनके संस्कार उतारे, जिनके साथ हम रह रहे हैं, और वो लोग खुद ही इम्बैलेंस में। इज इट? तो मैं ये सब क्यों बोलता हूँ, ये आपको रिवाइंड करना पड़ेगा घर पे जाके, बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए कि मुझे कहाँ कहाँ पे उसका करेक्शन करना है, उस चीज़ को डिलीट करनी पड़ेगी जहाँ से आपका ओरिजिन है करके। और ये जो आज हम सिंबल सीखने वाले हैं ना, ये वो सिंबल्स आपको काम में आएंगे उसको डिलीट करने में और आपकी रीप्रोग्रामिंग करने में। इसे क्लियर? ये ओवरनाइट बिजनेस नहीं है, इसको 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसमें डिफरेंसेस आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि जितने भी बड़े बड़े जो गुरु संत भी होते हैं ना, वो एस्ट्रली ना किसी एक दूसरे की एनर्जी पर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो परमहंस योगानंद है या आनंदमयी माँ है या शारदा माँ है या श्री रामकृष्ण परमहंस है, ये सारे लोग हैं ना, ये डिवाइनली एनर्जी पे डिपेंडेंट थे। इनकी मतलब वो कुछ फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मुझे एक फीमेल चाहिए, मैं फीमेल हूँ तो मुझे मेल चाहिए, ऐसी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी या ऐसी कोई उनकी डिज़ायर नहीं थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रे करते थे। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कितनी शारदा माँ की पूजा करते थे, आप लोग को पता होगा। इज इट क्लियर? मतलब वो एक रिस्पेक्ट टू फेमिनिन एनर्जी है। इज इट? वो रिस्पेक्ट है, और जब आप रिस्पेक्ट करते हो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो। इसलिए पहले बोलते थे कि पति परमेश्वर है ना, वाइफ को लक्ष्मी बोलते थे, डॉक्टर को बोलते थे भगवान का दूसरा रूप है, गुरु को बोलते थे ये गॉड का मैसेंजर है, ये बेटी को बोलते हैं एंजल है। मतलब ये 4-5 रिश्तों को ना ऐसा एक डिवाइनली फॉर्म दिया जाता था कि जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, उसके लिए लेफ्ट ब्रेन यूज़ नहीं करना है, लॉजिक यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये हम कर ही नहीं पाए, और इसलिए शायद हम उनकी बातों पे फेथ नहीं रखे, सरेंडर नहीं हुए, और कहीं ना कहीं इश्यूज स्टार्ट हो गए। इज इट क्लियर? क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस शायद हमें हुए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंस हुए, तो धीरे धीरे आपका विश्वास तो टूटने ही वाला है, और एंकरिंग भी हो जाएगा, यार इससे तो दूर रहो, ये तो धोखेबाजी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इज राइट? तो आप सोचो किसी के अंदर की लिए अगर आप नेगेटिव एंकरिंग करके रहोगे तो आप कितना टाइम उसके साथ जी पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो डॉक्टर है या हस्बैंड है या वाइफ है या कोई भी है। इज इट राइट? क्योंकि वो शैतान का कॉन्सेप्ट अंदर आ गया, वो एंकरिंग हो गया कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे से धोखा दिया। ये जो शब्द है ना, ये फीमेनिन और मस्कुलिन एनर्जी के बीच में ना एक दरार क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप लोग फॉरगिवनेस करना है। जितने भी लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं ना, 100% मैं कहता हूँ, मैंने हज़ारों केसेस देखे जब मैं कैंसर के ऊपर रिसर्च करता था, कि उनके अंदर ना एनर्जी का इम्बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तगड़ा वाला था। जो भी फीमेल्स फॉरगिवनेस नहीं करते ना, उनको यूट्रस कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होता ही होता है, क्योंकि उनका वो फेमिनिन पार्ट ही खत्म हो जाता है। और जिसके अंदर फेमिनिन पार्ट होता है ना,
मतलब डिवाइन फेमिनाइन पार्ट, उसको कभी बीमारी नहीं हो सकती, बिकॉज वो हीलिंग एनर्जी है। समझ में ना? अब छोटा बच्चा कैसा है ना, मदर का एक टच होता है वो ठीक हो जाता है, तो आपको नहीं लगता वो थोड़ी हीलिंग सीखे है, वो थोड़ी सिंबल सीखे है। इज इट राइट? आपकी दादी ने कभी आपके सर पे हाथ रखा होगा, नानी ने रखा होगा, आपको कैसा फील होता है? लेकिन आप सोचो ये लोग बीमार क्यों होते हैं? अगर इनकी फेमिनिन एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, हीलिंग है, क्योंकि ये खुद अंदर से धीरे धीरे इम्बैलेंस्ड होते हैं। जैसे जैसे समय जाता है, इनको जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इनकी फेमिनिन एनर्जी खत्म हो जाती है। इज इट राइट? तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एंड ऑफ द लाइफ तक दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस रहे, एंड दैट इज द वननेस कॉन्सेप्ट। थोड़ा भी अगर आपका बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसी वाली बात है। इट्स वेरी थिन लाइन, क्योंकि आपने शिव शक्ति की चेहरे देखे हैं काफी बार, कितनी थिन लाइन होती है ना? आपने वी शांताराम की पिक्चर देखी होगी, संध्या की, है कि नहीं? कैसे वो डांस करते थे, तो एक झलक से चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो यही हमारे अंदर है, ये पूरा लाइफ जो जीने की कला है ना, वो कैसी है, कौन से वक्त कौन सी एनर्जी के साथ जीना है। बस इतना आदमी अगर सीख लिया ना, बात खत्म हो गई। कौन से मूवमेंट पे आप बच्चे के साथ कितनी सॉफ्टली बात करते हो और बड़ों के साथ कैसी बात करते हो, राइट? इसलिए कहते हैं ना, जो आदमी एकदम सॉफ्ट रहता है, जो झुक के जीता है ना, वो सामने वाले को लगता है ये बेवकूफ है कि ये झुक रहा है, राइट? लेकिन काफी क्राइसिस वही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान झुक गया तो सामने वाले जीतने की ख्वाहिश ही नहीं रखेगा। जितने भी राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े युद्ध हुए ना, हमने जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, और उसमें सारे जो हमें युद्ध वाले, वॉरियर वाले, कुरुक्षेत्र वाले जो सीन्स दिखे ना, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ द फायर एंड ईगो। डिक्टेटरशिप बोलो या ओनरशिप बोलो, कुछ भी बोलो, इज राइट? कि भाई ये मुझे हासिल करना है, मतलब वो जो अक्कड़ कहते हैं ना, अक्कड़, वो उसी के वजह से। तो ये चीजें ना हमें समझाती है कि कहीं ना कहीं इस इम्बैलेंस का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है, इस इम्बैलेंस का। इसलिए हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा है कि बीच बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और उस फेस्टिवल के चक्कर में ना कहीं हम सॉफ्ट हो जाते हैं। कोई फास्टिंग करके सॉफ्ट हो जाता है, कोई सेलिब्रेशन करके सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे करके, है ना? क्योंकि वो भाव क्रिएट होते हैं ना, नवरात्रि है, गणपति है, दशहरा है, दिवाली है, तो ये जो ब्रेक मिलता है ना फंक्शंस के, तो उसमें ना वो एक कल्चरल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी डेवलप होती है। लेकिन वापस जब हम सिस्टम में आते हैं ना, वापस वही एक इम्बैलेंस एनर्जी के साथ हम जीते हैं, तो इश्यू होगा कि नहीं, मुझे बताओ। हम बोलते कल तक तो तुम ठीक थे, आज क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बोलते कि नहीं? मतलब हम हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, हम बहुत सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई वर्क स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वही चीज़ें जब हम वापस काम पे आते हैं, तो मनी का टेंशन, वर्क का टेंशन, एंजाइटी कितनी वापस हमें इम्बैलेंस कर देती है। आपको बढ़ाना क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? पोटेंशियल एनर्जी। जिनकी भी यहाँ पे मैं देखता हूँ ना ऑरा वीक है, जिनकी भी एनर्जी बहुत डल है ना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, और उसके वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट आता है। और जब काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट आता है, बोलते हैं ये मेरे से काम नहीं होता है, और सामने वाला बहुत एक्सपेक्ट करता है आपसे, तो इश्यू होगा कि नहीं? इज इट राइट? आप 4 लोगों का काम नहीं कर सकते, अचानक 4 और गेस्ट आ गए, आपकी पोटेंशियल कम है, तो कितना काम स्लो हो जाएगा, कितना स्लगिश हो जाएगा। इज इट राइट? जितने भी यहाँ गांव से आते हैं ना, यहाँ बॉम्बे में 98% लोग वापस चले जाते हैं, सिर्फ 2% पॉपुलेशन यहाँ इंडिया में, मुंबई में टिकता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना? यहाँ जितने भी यूपी के लोग आते हैं ना, उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए वो भेलपुरी बेच सकते हैं, यहाँ पे वो आइनिंग का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री में करते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं हमें गांव में पैसे भेजने, लेकिन जिसमें अक्कड़ होती है ना, वो यहाँ नहीं जी सकता।
ये देखा है आपने? मतलब कितनी छोटी सी बात है। मैं कभी भी ओला उबर में बैठता हूँ, मेरे को एक झटके में मैं सिर्फ उसको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ ना, वो गुड मॉर्निंग जैसे बोलता है मुझे समझ में आता है कि ये एनर्जी कैसी है इसकी। तो मैं पीछे से उसको थोड़ी हीलिंग करता हूँ, थोड़े सिंबल्स डालता हूँ। ऐसा है। क्यों उसको बार बार तंबाकू खाना पड़ता है, मुंह में चबा रखना पड़ता है? बिकॉज वो हैंडल ही नहीं कर पाता वर्क प्रोफाइल को, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो वो स्टिमुलेशंस चाहता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस चाहता है। 8 घंटे का स्ट्रेस है ना, 12 घंटे का गाड़ी ड्राइव करना इतना मजाक नहीं है। आईज में से इतनी एनर्जी ड्रेन होती है, पूरा टाइम देखना है ट्रैफिक को, सिग्नल्स को, इज राइट? तो और थोड़ा भी 10 रुपया 5 रुपया ज़्यादा ले लेंगे, हम गुस्सा हो जाते हैं और उसको और ट्रिगर कर देते हैं। ऐसे टाइम पे पिटी फील करना चाहिए, मतलब थोड़े कंपैशनेट रहना चाहिए कि भाई बेचारा 8-12 घंटे काम कर रहा है, 5-10 रुपये आपसे गए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका, है ना? यहाँ से मतलब स्टार्ट होती है हमारी वननेस की कॉन्सेप्ट। द बिहेवियर पैटर्न शुड बी ऑफ वननेस in your day-to-day life. That should be very practical enough. सामने वाले का परसेप्शन देखो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सामने वाले की पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो आपको समझ में आएगा कि वो बेचारा खुद स्ट्रेस में इसलिए आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। और सामने वाले ने अगर आपकी समझ ली ना, तो वो आपसे झगड़े नहीं करेगा। इज इट क्लियर नाउ? जितने भी केमिकल इम्बैलेंस होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल है, क्रिएटिनिन है, सोडियम पोटेशियम है, जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस होती है बॉडी में, ओनली बिकॉज वो एनर्जी का ज़्यादा इम्बैलेंस की वजह से फिर एक टाइम पे पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी में आपको सही में कहता हूँ ठीक करनी है ना, उसकी सिर्फ एनर्जी करेक्शन करो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाओ, जो उसकी मस्कुलाइन या फेमिनाइन में डेफिशिएंसी है उसको प्रोवाइड करो, और कुछ भी नहीं है। लोग प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, और धीरे धीरे वो एनर्जी डेवलप्ड होती है, तो डेफिनेटली कितनी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। हम लोग हीलिंग ब्रेथ एनकोडिंग सिखाते हैं, रिट्रीट में कुछ हायर प्रोसीजर सिखाते हैं, उसमें लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गांठें कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशंस है वो गलत एटॉमिक एनर्जी को स्टोर करके रखी है, गलत इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर बारूद भरा है, कहते हैं ना जहर भरा है, बारूद भरा है, इज इट राइट? हम बोलते हैं ना ये मुंह खोलेगा तो ये जहर ही उगलने वाला है, ऐसे बोलते हैं ना, ये नागिन है मेरे सर पे बैठी है। कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं हम? ये चीजें कहाँ से आती है? बिकॉज सही में कोई एक्नॉलेज कर रहा है, कोई माइन्यूटली हमें ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? तो हम फाइट करते हैं उसके साथ। फाइट नहीं करना है, करेक्शन करना है। फाइट में आपकी वापस एनर्जी और ड्रेन हो जाती है। लड़ना नहीं है, जीतना नहीं है, करेक्शन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमारे अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हम आपका ऑरा करें और आपके ऑरा में अगर ग्रीन, वाइट, पर्पल कलर आ गया, इसका मतलब रियली आपने करेक्शन किया है। नेक्स्ट टाइम अगर ऑरा में सही में कोई एक्सट्रीम ब्लू या एक्सट्रीम रेड पिंक आया, इसका मतलब अभी भी इम्बैलेंस्ड है आपकी। इसलिए लोग कहते हैं कि रिलीजियस प्रोसीजर करने के बाद ग्राउंडिंग करनी चाहिए, कहते कि नहीं? आप आधा घंटा रिलीजियस मंत्र चैंटिंग करोगे, इतनी फायर बढ़ जाएगी, इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ग्राउंडिंग नहीं करोगे तो रियली आप किसी पे भी बरस पड़ोगे, शाउट करोगे।